सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज चेयरमैन नैब साहब पेश हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने और बड़े अरसे के बाद, काफ़ी अरसे से इनको बुलाया जा रहा था। वैसे तो ये पेश करवाते हैं अदालतों के सामने, लेकिन आज खुद गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और वहाँ ज़ाहिर है कुछ सवालात थे जिनके इन्होंने जवाबात दिए, कुछ मीडिया के सवाल थे उनके भी इन्होंने जवाबात दिए। लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब केस सुन रहे हैं तौहीन अदालत का। राना शमीम साहब के वकील भी वहाँ पर पेश होते हैं और तहरीर जवाब भी सामने आता है, जिसमें कुछ अजीबोगरीब बातें नज़र आई हैं। एक तो ये कि चले मान लिया उन्होंने, चले कम से कम ये तो कहा कि जो हलफनामा सामने आया मीडिया में चल रहा है वही है, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं छपने के लिए, लिहाजा मैंने तो कोई तौहीन अदालत नहीं की। ये तो बस एक सीक्रेट मैंने रखना था डॉक्यूमेंट और लॉकर में था, ये बाहर कैसे आ गया। और फिर ये कि पाकिस्तान में तो था ही नहीं ये मामला। मैंने तो जो सुना जो कहा वो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, लिहाजा पाकिस्तान की अदालतों में तो ये मामला आने नहीं चाहिए। ये एक नई मंतक सामने आ गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ प्रोग्राम का करेंगे हम PDM से। अब बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अब पाकिस्तान डिलेड मूवमेंट कह देना चाहिए कि महंगाई मार्च, अब लॉन्ग मार्च नहीं, अब इसको महंगाई मार्च कहा गया है। महंगाई मार्च भी ऐसा कि जो 4 महीने बाद होगा 23 मार्च को, जिस दिन यौम पाकिस्तान की परेड होती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ये कोई 15 दिन आगे पीछे कर ले। क्या जानबूझकर 23 मार्च रखा गया है कि किसी से कोई फ़ोन कॉल की तवक्को है या किसी से कोई बातचीत की तवक्को है कि कोई इधर भी देखे? तो अब ये क्या बनेगा PDM का? कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अंदर कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम साहब मेरे साथ हैं। गुलाम साहब, ये क्या हुआ है PDM को? ये आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। अब सिर्फ ये अब 23 मार्च का देख उन्होंने कहा चलो 4 महीने अब हम छुट्टियां तो मनाएं। जी बिल्कुल, PDM की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान डिले मूवमेंट ही अगर आप कह लें तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब नहीं है ये लफ्ज़। मौलाना साहब खासे बरहम हुए सियासी पार्टियों के ऊपर जो उनके साथ थी, उनसे कहने लगे कि मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ PDM की सदारत, आप चला सकते हैं, आप चला लें। नून लीग के साथ उनके जो बातचीत थी वो थोड़ी सख्त थी जी। तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सारे मामले को मौलाना लेके चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से खबरें और भी हैं कि वो कुछ सियासी जमातें, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता अभी फ़िलहाल, लेकिन सियासी जमातों का ये आपस में मौक़िफ़ है और ये कहती हैं कि शायद मौलाना जो है वो अपनी राह हमवार कर चुके हैं और अब किसी तौर पे वो चाहते हैं कि इनको इस्तेमाल करें। तो ये भी सियासी जमातों के अंदर, बल्कि एक PDM से लैदा होने वाली जमात और एक दूसरी बड़ी जमात के दरमियान ये बातचीत इस हवाले से हुई है कि मौलाना चाहते हैं कि वो दोनों सियासी जमातों को किसी न किसी हवाले से इस्तेमाल कर लें। तो मौलाना तो रेलेवेंट हो चुके हैं। आप ये भी देख लें कि मौलाना के हवाले से खबर है, बड़े मोहब्बत बड़े बयानात आ रहे हैं, मोहब्बत भरे बयानात। कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान बड़े लिबरल और बर्दाश्त वाले आदमी हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि इससे पहले भी जिस तरह का रवैया अफ़गान तालिबान के साथ है और अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ है, उसके तनाज़ुर में भी मौलाना साहब जो हैं वो रेलेवेंट हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मौलाना डीजल नहीं रहे, बल्कि मौलाना जो हैं वो काबिल एहतराम मौलाना बन चुके हैं। ठीक, तो ऐसी सूरत हाल में दो सियासी पार्टियां जो एक अलहदा हो गई PDM से, एक PDM में मौजूद है, उनका ये अंदरूनी खाना, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि मौलाना अगर इस तरह से चलेंगे तो वो उनको ख़राब कर सकते हैं। तो इस तनाज़ुर में मौलाना ने, क्योंकि नून लीग को बहुत दफ़ा कहा कि हम ये करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम जलसे करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, लेकिन किसी तरफ बात नहीं आ सकी। फिर इसके साथ आप जानते हैं कि वो भी फैक्टर मौजूद था जो मियाँ शहबाज शरीफ का, उनकी बातचीत मुख्तलिफ मुक़्तदर लोगों से, और उनकी बातचीत भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है।
तो इस सारी सूरत हाल में कोई ऐसा काम नहीं बनता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनका साथ देती या उन्हें कहती कि आप कल लॉन्ग मार्च कर लें या पर कर लें। सही। तो आप जानते हैं कि मार्च का टाइम दिया गया है 23 मार्च का। उस वक्त शायद कहा जा रहा है कि उस वक्त तक काफ़ी मौसम खुल जाएगा, लेकिन पता नहीं मौसम खुलता है या उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। गुलाम साहब, तो हाँ जी, वो वाला सीजन मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। इसी हवाले से बात हमने कल भी की थी बाबर साहब, लेकिन आज जो बात मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कस करना वो है जरदारी साहब के हवाले से। मैं गुलाम साहब से भी चाहूँगा कि जरदारी साहब ने यानी तीर जितने चलाए शेर को ही ज़ख्मी करने के लिए चलाए कल, और एक भी बल्ले की तरफ नहीं चलाया। ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि जी जो सांस यहाँ नहीं लेना चाहते, आखिरी सांसें उनका यहाँ है ही कुछ नहीं। फिर ये कि सारे हल्के इन्होंने बनाए, इन्होंने गली मोहल्ले तक इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारी कटिंग की, यानी वोटर्स के हवाले से, तो हम सब कुछ बदलेंगे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है। और इन्होंने बड़ा हम जीत रहे थे इलेक्शन, ये आरओज़ का इन्होंने करवा दिया इलेक्शन। यानी वो अभी तक 2013 में अटके हुए हैं। उन्होंने 2018 की कोई बात नहीं की, कोई इस किस्म की बात नहीं, कोई टारगेट इदारों को नहीं किया। वो तो सारा उन्होंने टारगेट नून लीग को किया है, नवाज शरीफ को किया है। इसकी कोई वजह नहीं समझ आ रही कि इक़्तिदार में तो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, वो टारगेट नून लीग को करते रहे कल। देखें उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है कि पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नून लीग ही है, और जरदारी साहब नून लीग को ही अपना सियासी हरीफ समझते हैं। अब मसला ये है कि नून लीग का एक एंटी वोट बैंक है, जो पहले पे पार्टी के पास था, कभी जमाते, वो बाद में उसको सारी जो पे पार्टी का जो सारा वोट बैंक था वो पीटीआई ले गई है। अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो पीएमएलएन के जो एंटी वोट बैंक है उस पर नज़र रखकर बैठे हुए हैं। अच्छा, जाहिर बात है कि नून लीग का वोटर तो पे पार्टी को वोट नहीं डालेगा, वोटर तो वही डालेगा जो पे पार्टी का टूट के चला गया पीटीआई में जी, या जमात इस्लामी का टूट के चला गया पीटीआई में। तो वो लोग जो थे वो जो जरदारी साहब सोच रहे हैं, वो जो लोग थे वो पीटीआई की परफॉर्मेंस से मायूस हैं, वो पीटीआई की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, पीटीआई ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, गवर्नेंस का बुरा हाल है। तो वोटर जो है वो पीटीआई से बददिल है, मायूस है। तो जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि वो जो सारा वोटर जो पीटीआई से मायूस है उसको वो ग्रैब करें। अच्छा। उसको वो पे पार्टी की तरफ वापस लेके आएँ। वो तभी आएगा जब वो नून लीग को गाली देंगे। गाली देने से, नून लीग को गाली देने से ही पे पार्टी जो है वो पीटीआई के दिल बर्दाश्ता वोटर को अपनी तरफ खींचेगी। पीटीआई का वोटर नून लीग को वोट नहीं डालेगा। लेकिन सिंध में तो पीटीआई चैलेंज कर रही है ना उनको। अगर आप कराची में देख लें, अंदरूनी सिंध भी कोशिश की जा रही है, तो वहाँ तो पीटीआई उनको टफ टाइम दे रही है, नून लीग तो उस तरह से नहीं आ रही। तो ये ना होकर फिर नून लीग को अपने खिलाफ कर लें और वो भी सिंध में एक्टिव हो जाएं। जो पिछला दौरे हुकूमत था वहाँ इनके दरमियान ये था कि हम सिंध को नहीं छेड़ेंगे। वहाँ आपने देखे कोई किसी किस्म की नवाज शरीफ साहब ने कोई कैंपेन, कोई काम ही नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं। उसामा साहब, सिंध में नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे पार्टी को छेड़ सके या उनको तंग कर सके। कराची में उनकी जो टक्कर है वो अब एमकेएम से है। पीटीआई वहाँ पर, पीटीआई जो है उसका वहाँ पर भी बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि कराची के लोग पीटीआई को वोट डालें। सर अभी 1.5-2 साल हैं इलेक्शन सर, आप बहुत जल्दी राइट ऑफ कर रहे हैं। आपने देखा जो इमरान खान साहब का जलसा हुआ नौजवानों के साथ, जो उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था, अंदर भी नौजवान थे, और जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट था वो बिल्कुल भरा हुआ था। तो सर ये तो जिस तरह जोश जज्बा वहाँ नौजवानों में नज़र आ रहा था, ये ऐसे नहीं था कि ज़बरदस्ती आप ले आए हुए हैं सारे स्कूल। साहब वो ऐनक मुझे भी दे दें जिससे आपको इतना सर वो आप देख लें फुटेज। मैं वो ऐनक पहन के वो सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ कि वो जो जोश है, वो जज्बा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके जो जुडिशल कॉलोनी है वहाँ पर हुकूमत की तरफ से मनोसलवा उतरता है, जो आप इतना खुश और मुतमईन है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से। जितना मैंने इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से आपको मुतमईन देखा है ना, मैंने किसी और को नहीं। मैं कब कह रहा हूँ हर टाइम आपको ये लगता है लोग खुश हैं, 1.5-2 साल भी पड़े हुए हैं, लोगों को मिल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। आप खुद ही कहते हैं कि जनाब मैं तो गवर्नमेंट की फिगर्स दे रहा हूं ना, कीमतें कम हो रही हैं। आप कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। आप ये कह रहे हैं कि चावल की एक्सपोर्ट बढ़ गई है।
पाकिस्तान दुनिया के जो G6 में आ गया है, मगर आपकी बातों से तो मुझे ये लगता है। अदरवाइज बाकी आपसे बाहर निकलता हूँ तो ये सारे कैमरामैन जो है वो बेचारे रो रहे होते हैं, पता नहीं वो आपको नजर नहीं आते। नहीं आते सर, बात 1.5-2 साल अभी रहते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह करे पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी बात है, और आप जैसे लोग जो है इमरान खान साहब जो है उनको नजर डालनी चाहिए कि इस हालात में भी जो पॉजिटिविटी आवाम को दे रहे हैं। तो अच्छा, गुलाम साहब बाबर साहब तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, अब सर 1.5-2 साल में शायद कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। असल चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि कराची, जी कराची में पीटीआई, मैं ये कह रहा था कि एमक्यूएम के साथ वो जो है पे पार्टी का बड़ा वो पे पार्टी फोकस कर रही है एमक्यूएम की तरफ, वो पीटीआई की तरफ फोकस नहीं कर रही। पंजाब में नून लीग जो है वो बुज़दार सरकार को बदलना नहीं चाहती। वो ये कहते हैं कि बुज़दार सरकार जो है जो परफॉर्मेंस है उस्मान बुज़दार साहब की वो उनको सूट करती है, क्योंकि वो जितना बेड़ा गर्क सूबे का कर रहे हैं उतना उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। अब उस्मान बुज़दार का तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, वहाँ तो पहले ही बजन है पीटीआई के साथ। सही। अब पीटीआई को गाली देने से कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा। पीटीआई को अगर आप नून लीग को गाली देंगे, तो अगर आप नून लीग को टारगेट करेंगे तो फिर एंटी जो वोट होगा पीटीआई का नून लीग का वो आपको पड़ेगा। इसी चीज को मैं खामोशी से सुन लिया आपने उस्मान वसीम अकरम प्लस साहब के हवाले से जो कुछ कहा है, देखिए मैंने खामोशी से सुन लिया, इतनी आपने उनकी बुरी परफॉर्मेंस करार दे दी है। अच्छा गुलाम साहब, ये अपोजिशन कह रही है, हाँ, नून लीग यही कहती है कि जनाब जितना ये उस्मान बुज़दार कंटिन्यू करेगा जितनी देर हमें उतना फायदा। ठीक है सर। अच्छा गुलाम साहब, ये जरदारी साहब ने टारगेट क्यों किया हुआ है नून लीग को आपकी नज़र में? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ना इस हुकूमत को चाहिए कि आपको मिनिस्टर फॉर होप का दर्जा दे दें कि आपने हमेशा सर मैं देखिए आपकी जो बात सर क्या चले मुझे बताएं, महंगाई है, बिल्कुल है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, बिल्कुल है, लेकिन क्या वहां पर नौजवानों ने क्या नारे लगाए इमरान खान के लिए? क्या आज भी कोई वोट बैंक क्या खत्म हो गया? चले सुन ले, उसकी भी सुन ले। आज अगर इलेक्शन हो गए तो मेरा भी ख्याल है कि आज तहरीक इंसाफ हार जाएगी, लेकिन जनरल इलेक्शंस में सर अभी 1.5 साल है, हो सकता है इमरान खान साहब आए ना ये माल रोड पे आके खड़े हो जाए। जुमले सुने फिर इमरान खान मेरी बात सुने। आज के दिन मेरा भी तज्जिया यही है, आज के दिन मेरा भी नाकिस तज्जिया यही है कि आज अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो इमरान खान साहब हार जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा उनको मुश्किल होगा, पंजाब में तो बड़ा ही आसान है, आप कंटोनमेंट इलेक्शन देख लें, लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ कि 1.5-2 साल हो सकता है कि कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कर दें। चले खैर छोड़ें गुलाम साहब, मैं ये जो सूरत हाल जो आप बता रहे हैं कि नौजवानों से खचाखच भरा हुआ था, यकीन माने जिन स्कूलों कॉलेजेस के लोगों से बच्चों से कहा गया था, टीचर्स से, कि उनके बच्चों की हाज़िरी यहाँ लगनी है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, और जैसे भी होगा जो नहीं आएगा उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल में जहाँ जहाँ से लोग लाए गए थे, जिधर जिधर से बच्चे लाए गए थे, ये अगर आप चाहें तो आपको मुकम्मल आपके प्रोग्राम में तफसीलात भी पेश की जा सकती हैं। सर ऐसे ही लाए जाते हैं सर, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में ऐसे लाए जाते थे, लेकिन मेरा ख्याल है बच्चों को आप जोशो जज्बा नहीं दिला सकते जबरदस्ती लाकर। बहरहाल आपकी बात एक चीज और भी फिर मैं आपको बताता हूँ। चले एक बात सुन, जो भी नौजवान अपने माँ बाप के खर्चे पे अभी तक है, वो इस वक्त तक इमरान खान साहब वोटर है, वो सपोर्टर है, वो नारे मारता है। जो बच्चा, जो नौजवान अपने घर का खर्च खुद उठाता है, या वो किसी जगह मुलाजमत करता है, या वो अपने पेट्रोल डलवाता है, जो वालिद के पैसों से पेट्रोल डलवाता है जी, वो तो खुदा ना खासा वो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सारी सूरत हाल आपके सामने है। गुलाम मुद्दा साहब, मैं उसामा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अंकल के मेरा ख्याल है कि पैसों से ये भी मुतविद हो रहे हैं। आज भी कंट्रीब्यूटर मेरे वालिद साहब के घर में, ये आपसे मानता हूँ, ये बात सही है, मेरे वालिद साहब ने आज भी घर में। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइवल की जंग लड़ रही है पंजाब में, और हमने ये देखा कि पहले बिलावल भुट्टो साहब को उतारा गया था, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब उस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी ना हो सकी, क्योंकि उनके पुराने लोगों से राब्ते नहीं थे, बहुत सारे लोगों को वो जानते भी नहीं थे, तो ब्रीफिंग्स के ऊपर तो नहीं चीज़ें चलती। तो जरदारी साहब खुद बैठे हैं वहाँ पे, वो पंजाब की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, पंजाब के लोगों को भी जानते हैं, और वहाँ जोड़ भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। वो इस सारी चीज़ों को अगर आप सारा मिलाएं तो जो बाबर डोगर साहब का तज्जिया है
बिल्कुल 100% मैं उससे मुत्तफिक हूँ। सर, एक सर, एक खबर सर, एक खबर सर, एग्जैक्टली सर, बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम खबर है, भी अहम चीज है। अच्छा चले चले। एक बात सर, जरदारी साहब ने अपनी डील बड़ी अच्छी की है। मुर्तज़ा साहब, जरदारी साहब ने अपनी डील बड़ी अच्छी की है। लाहौर वाले इलेक्शन में वो जो उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, वो जो अपनी डील बेहतर की है, उसका रिजल्ट भी सामने आया है। अच्छा चलें। अच्छा अब रिजल्ट की अच्छा, ये जो इंतखाब था ना, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप इसको एज एन रिसर्च एनालिस्ट आप देखें, इसके तमाम लोगों से राब्तों की सूरत हाल को देखें जी, तो आपको साफ शफाफ अंदाज में ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एटलीस्ट छोटी बड़ी 7 से 8 जमातों के साथ बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की, उनका वोट लिया उन्होंने। अच्छा। तब जाके ये बात इधर तक पहुंची। अभी वो रिवाइवल नहीं है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने दिखानी थी, वो उन्होंने एक पत्ता दिखा दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सही है, कारकुनों को हौसला वो, लेकिन अगर आप कहें कि वैसे पीपल्स पार्टी जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में आमने सामने हो, तो फिर आप ये देखें कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तकरीबन वैसा ही हाल होगा जैसा कि 2018 के इंतखाबात में हो चुका है। चलें, बहरहाल अभी बहुत मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में रिवाइवल करना, लेकिन ये एक अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर कही जा रही है और कारकुनों में जो जज्बा बढ़ेगा। और अच्छी बात है कि विफाक की जमातें जो हैं वो पूरे विफाक में नजर आएँ तो अच्छा है, कंपटीशन होना चाहिए। राना शमीम साहब वाला मामला, तौहीन अदालत का मामला, गुलाम रज़ा साहब आज जिस तरह से हियरिंग हुई है, यानी जब एक नई हियरिंग, नई तारीख होती है, नए इंकशाफात होते हैं। अब इसमें अभी भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने तो रखा था जनाब ये कुछ सीक्रेट एक, और वो वजह आज भी नहीं बता रहे कि मैं क्यों इसको लॉकर में रखना था और ये छप कैसे गया। वो कहते हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इस अदालत पर तो आते ही नहीं, तौहीन अदालत का हम सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमने छपने के लिए तो दिया नहीं था। फिर वो बाहर भी जाना चाह रहे थे कि मुझे बाहर से लाने दिया जाए बयान हल्फी जो अदालत ने कहा था। अब पीर को अदालत ने कह दिया जी फर्द जुर्म आयद हो जाएगी अगर पीर तक वो बयान हल्फी ओरिजिनल नहीं आता। तो जो छपा है, जो सामने आया, सब उन्होंने मान लिया है कि बिल्कुल ये सारी बातें मैंने की थी। उन्होंने बात तो बयान कर दी है सारी की सारी, और जो आज उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि वो इसका इरादा नहीं रखते थे, ना छापने का ना सामने लाने का, वो एक वसीयत के तौर पे एक किस्म की वो उन्होंने किया था उसको। लेकिन जाहिर है कि अगर ये चीज़ बाहर निकली है तो 2-3 इसके सोर्सेज हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। एक तो अटॉर्नी ऑफिस हो सकता है जहाँ से उन्होंने इसको टेस्टिफाई किया, दूसरा उनका पोता जिनके पास वो उन्होंने कहा कि वो बार एट लॉ की एजुकेशन हासिल कर रहा है और वहीं पे मौजूद है, तो उनको दिया था कि वो वहाँ पे रखे। तो आज बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी जब उन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पे उसको थ्रेट्स हैं और वो अंडरग्राउंड हुआ है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि वो तो एक बड़ी नेशन है और बड़ा मुल्क है बरतानिया, वहाँ किस तरह से उसको थ्रेट हो सकते हैं और वो अंडरग्राउंड हो गया है। तो दूसरी बात ये थी कि लतीफ़ अफरीदी साहब उनके वकील जो हैं वो पेश हुए, तो उनके साथ भी जो मुकालमा हुआ उनसे बार बार उन्होंने कहा कि आप तो हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, और ये लाठी जो आपके हाथ में है, हमें पता है कि आज़ादी अदलिया के लिए आपकी लाठी आपके हाथ में आई है, अदरवाइज़ आप बग़ैर लाठी के चलते थे। तो बड़ी तारीफ़ उनकी की, लेकिन एंड पे उन्होंने उन्हें ये पूछा और ये इस्तफसार किया कि आप एफिडेविट लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी एफिडेविट तो बहुत ज़रूरी है, आप तो अदलिया की आज़ादी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो टाइम ये दिया गया है और मुमकिन तौर पर उससे पहले ये जो जितने दिन हैं इसमें आ जाएगा एफिडेविट। ये इतलात हैं कि वहाँ से एफिडेविट किसी भी तरीके से वो एफिडेविट पहुँच जाएगा और मंडे को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन वही एम्बिग्यूटी ये रहेगी कि जो अदारा जिसने ये पब्लिश किया उसका सोर्स फिर क्या था। अगर राना शमीम साहब नहीं थे और अगर अटॉर्नी नहीं था, तो अगर उनका बेटा नहीं था, पोता नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा सामरी जादूगर था जिसने उधर छू किया और वो यहाँ पे पहुँच गया इनके पास, इन्होंने छाप दिया। तो ये दरमियान में एक ये एम्बिग्यूटी है और इसमें अगर इसी तरह से केस की प्रोसीडिंग चली तो उस अदारे के लोगों पर जो तौहीन अदालत है वो ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जस्टिस राना शमीम साहब जो हैं
वो अपने आप को तकरीबन क्लियर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं किए। अच्छा, और अगर कोई बात की है तो खबर छपने के बाद की है। तो अगर वो अपने सिर्फ बयान हल्फी को वहाँ पेश कर देते हैं तो राना शमीम साहब तो कम से कम पहले आप ये कह लें हिस्से में वो बरी जुम्मा हो जाएंगे। तो बाकी जो बार है वो सारा रह जाएगा अदारे पे। मगर उन्होंने पब्लिश किया, लेकिन ये सवाल अदालत पूछ रही है कि आप वजह क्या थी, आपने क्यों दिया, वो वजह भी सामने नहीं। वो कहते हैं जी मेरी अहलिया मरहुमा जो है उन्होंने बस उनकी ख्वाहिश थी इसलिए मैंने ये बयान हल्फी लिख दिया और ये सीक्रेट था। और साथ ही वो उन्होंने कहा था, उसामा साहब उन्होंने कहा था कि वो मरते हुए भी जब वो अल्लाह को प्यारी हुई तो उन्होंने उससे पहले इनसे बात की और राना साहब से कहा कि आप अपने ज़मीर पे बोझ ना लेके जाना, आप इसको ठीक है इसको तहरीरी शक्ल दे देना। सही। तो वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से दिया, वल्लाह आलम बिस्सवाब, हम किसी के नियत के ऊपर उसके लिए बयान हल्फी देना ही क्यों जरूरी था सर? मतलब उसकी उनकी ख्वाहिश पर वो लिखकर मेरी बात और सर ईसीएल में नाम डालने के लिए कार्रवाई शुरू दिल पे बोझ था तो बयान हल्फी लेके लंदन के एक लॉकर में रख देना, वहाँ पर जनाब ये इस तरह से दिल का बोझ हल्का नहीं होता, उतरता नहीं है। यहाँ तो उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को बताते कि जनाब ये सारा कुछ हुआ और ये इतना अर्सा दिल पे बोझ लेके क्यों फिरते रहे, इनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब दूसरी बात जो है वो सबसे अहम ये है कि बयान हल्फी जो है वो मैंने वो स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी में अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि पहले उनको फ़ोन करते हैं, ये जो फ़ोन वो उनको करते हैं उनसे मुख्तलिफ बात होती है इस बयान हल्फी के हवाले से, तो ये वो फ़ोन बंद कर देते हैं। उसके बाद एक और फ़ोन से उनको फ़ोन किया जाता है, ये खुद कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि बयान हल्फी पढ़ के सुनाएं। वो जब वो पढ़ के सुनाते हैं तो ये कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, यही बयान हल्फी ये मेरा है। अब पहला सवाल तो ये था कि इनको पूछना चाहिए था कि भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, किसने दिया, जब तक मुझे तुम ये नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूँगा। मैं तो ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अब अंसार बासी जब उसे पूछ रहा है कि ये बयान हल्फी वो कह रहे हैं पढ़ के सुनाओ और वो सुना रहा है, तो उस वक़्त इनको ये नहीं पता था कि ये तो मेरे लॉकर में पड़ा हुआ, ये इसके पास कहाँ से आ गया। तो ये उसको कहते हैं कि भाई ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये उसको दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, ये जो उसने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जनाब इन्होंने उस बयान हल्फी की तस्दीक की। पहली सवाल तो ये है कि बगैर इस चीज़ के पता किए कि जनाब ये तुम्हारे पास आया कहाँ से है, ये क्यों उसकी तस्दीक कर रहे हैं। मगर वो ये भी कह चुके हैं कि छपने के बाद मुझे उन्होंने पूछा अंसार अब्बासी साहब, ये राना शमीम साहब का वर्जन जो कहाँ छपने के बाद, जब छप चुका था उसके बाद पिछली हेयरिंग में उन्होंने कहा है कि जी छपने के बाद मेरा वर्जन। यार उसामा साहब यहाँ सर राना शमीम का मेरी बात सुन लें, मैं ये जो उनका वर्जन है अगर स्टोरी छप गई थी तो ये इनका वर्जन क्या बात की दूसरी स्टोरी में लगा, उसी स्टोरी में लगा हुआ है। बात सही है, जो स्टोरी दी गई उसी के अंदर लगा हुआ है ये सारा वर्जन, और उसने बड़ी डिटेल से लिखा है कि जनाब मैंने जब उनको उनके नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने जब उनसे बात की तो वो खामोश हो गए, फिर वो फ़ोन बंद हो गया, मैं उस पर कॉल करता रहा, लैंडलाइन से कॉल करता रहा, वो फ़ोन बंद रहा। उसके बाद अचानक एक व्हाट्सएप कॉल आई और उन्होंने कहा जी इस नंबर पर मुझसे बात करें, और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आप मुझे ये बयानी हल्फी पढ़ के सुनाएं। उस पर उसने पढ़ के सुनाया, सारा बयानी हल्फी सुनने के बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बयानी हल्फी है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ईसीएल की कार्रवाई, ईसीएल का में नाम डालने के लिए जनाब एडवोकेट जनरल ने खत लिख दिया है चीफ कमिश्नर को। गुलाम साहब मेरे पास 30 सेकंड है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है राना शमीम के लिए? राना शमीम साहब के लिए ये ख़तरनाक तो नहीं है, अगर उनको जाने दिया जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। ईसीएल पे रख के अगर वो यहीं पे रहते हैं और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स मजीद इस तरह से जारी रहती है तो वो अदलिया का भी नुकसान होगा। और जहाँ भी शरीफ खान इन्वॉल्व होता है, अहम बंदा बाहर, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो सलमान शहबाज हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, चाहे वो नासिर भट्ट, वो जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले साहब, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। ये एक बड़ा मसला है, और उसके बाद केस किसी तरफ भी नहीं जा पाता। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब खुद बयान हल्फी देकर गए थे कि मैं वापस आऊँगा, मुकदमात का सामना करूँगा, वो भी आज तक नहीं आए। ये एक बड़ा मसला है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध में बलदियाती निज़ाम आ रहा था लेकिन गवर्नर साहब ने रोक लिया है, क्या होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला अब पता चला
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात जनाब 1973 का आइन दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आइन में अब दर्ज है कि जी बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, बल्दियाती निज़ाम लेकर आना है, तमाम सूबाई हुकूमतें अब आइनी तौर पर पाबंद हैं। उस आइनी ज़िम्मेदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा करने जा रही थी और गवर्नर सिंध ने वो बिल ही मंजूर नहीं किया, जो कि एक कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट होती है कि जी बिल एक आ जाता है, एक कानून बन जाता है सूबे की सतह पर, तो फिर गवर्नर के साइन के बाद ही, जिस तरह हम विफाक में सदर के साइन देखते हैं जी होने होते हैं रस्मी, और उसके बाद वो कानून इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाती है। एतराज़ात उन्होंने लगाए जी आइन से ये मुतसादिम है, कोऑर्डिनेशन का मसला होगा, देही इलाके शहरी इलाकों का हिस्सा नहीं हो सकते। फिर जनाब ताजरों ने भी बिल की हिमायत नहीं की, इंतखाब खुफिया बैलेंसिंग होगा मेयर का, तो इससे करप्शन हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इस तरह के एतराज़ात लगाए हैं। गुलाम रज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर एतराज़ होगा जनाब मेजॉरिटी हमारी है, हम एक ला रहे हैं, आइनी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी, जैसी भी आप कौन होते हैं बीच में, अगरचे फिर भी वो कह रहे हैं जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा, कानून लाने के बाद शायद बातचीत के लिए तैयार होना था। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनके होते हुए हो जाएं। उनके अभी जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, आप जानते हैं वो बारेट लॉ बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वो इनको इस तरह से घुमाएंगे तमाम सियासी पार्टियों को, कभी किधर लेके जाएंगे, कभी किधर किसी अदालत ले जाएंगे, कभी इलेक्शन कमीशन ले जाएंगे, कभी किसी और तरफ ले जाएंगे। मेरी राय है इस हवाले से कि वो शायद 1 साल तक तो 1.5 साल तक तो आराम से इनको घुमाते रहेंगे। साल तक अगर घुमा लिया उन्होंने तो फिर मेरे ख्याल में बल्दियाती इंतखाबात की वहाँ ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो वो उनकी भरपूर कोशिश है, कभी वो मर्दमशुमारी का मामला ले आएँ, कभी कोई जिस तरह से अभी आपने देखा कि MQM भी मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, कभी वो कमीशन को सामने ले आएंगे साथ कि हल्का बंदियों को प्रॉब्लम है, कभी वो इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 साल तक भी, यानी कि जनरल इलेक्शन तक वो वहाँ पे इंतखाबात होने दें। तो बाकी सियासी पार्टियों के अब ये उनके गुर हैं कि वो सियासी तौर पे किस तरह से इनको घेरते हैं और वो उनको मजबूर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ इन्हें ले आएँ। अच्छा, इससे जो MQM को मसला है वो ये कि उनको किसी भी तरह डायरेक्ट इक़्तिदार नहीं मिल रहा किसी भी सतह पर। अगर देखें माजी में उनके नाज़िम रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची में जैसे उनका होल्ड होता था बल्दियाती तौर पर, अगर देखें पिछली कई दिहाइयों की बात करें बाबर साहब, अगर हम सिंध में अगर हों, विफाक में हों, वो उस तरह से सारा कुछ कंट्रोल तो किसी ने या किसी के साथ उनको कोलिशन बनानी पड़ती थी। तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड और महरूम अपने आप को समझ रहे हैं। तो क्या उनका दबाव था आपके ख्याल से इमरान इस्माइल पर या तहरीक इंसाफ पर, जिसकी वजह से वो ये बिल नामंजूर कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर MQM जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन उस पर इतराज़ तो PSP को भी है, वो भी उस पर बोल रहे हैं, और PTI को भी है। PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं, मैंने देखा था कि वो इस पर बड़ी शिद्दत से बोल रहे थे। लेकिन सामा साहब, जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नर ने इतराज़ात लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है, ताजरों ने बिल की हिमायत नहीं की, और इसके बाद ये है कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत और तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद बिल पर इतराज़ात उठाए। अच्छा जी, कि मैंने जनाब अपोजिशन की जो जमातें थीं उन्होंने उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने इस पे इतराज़ात किए हैं, तो उसकी वजह से मैं वो कहते हैं करप्शन होगी क्योंकि आप मेयर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग से कर रहे हैं, वही होगा, पता नहीं कौन किसको उड़ा रहा है पैसे लेगा। मेरा एक सवाल है कि गवर्नर साहब ने जितने भी इतराज़ात उठाए हैं, नेशनल असम्बली में जो लेजिस्लेशन हुई है, क्या ये क्राइटेरिया वहाँ पर अपनाया गया? क्या ये जो ज़बरदस्ती सारा कुछ बुलडोज़ करके जॉइंट सेशन बुला के अपोजिशन को सुने बगैर उनके इतराज़ात जो है उनको एक साइड पे फेंक के, क्या आवाम की राय उस पर ली गई है EVM की मशीनों पर? क्या वहाँ पे ताजरों से बात की गई है? क्या दूसरी राइवल अपोजिशन पार्टी से बात की गई है? EVM का इशू जो था बल्दियाती इलेक्शन के इशू से तो बहुत बड़ा था, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, उसको तो आपने बुलडोज़ कर दिया। वहाँ पर तो प्रेसिडेंट ने आंखें बंद करके साइन कर दिए, वहाँ पर आपने अपनी मनमानी की, जो आपका दिल किया उसने आपने वही किया। नैब के बिल के हवाले से जो आपका दिल था आपने वही किया, सारा कुछ बुलडोज करके वो बिल भी पास करवा लिया।
अब जब सिंध की बारी आई है तो सिंध की असम्बली बाख्तियार है, बाकी गवर्नर के जो ऑब्जेक्शन है उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक दफ़ा उन्होंने वापस भेजा, दोबारा जो है वो उसको रिकंसिडर करके दोबारा भेजेंगे, अगर पास नहीं करेंगे तो इट विल बी डीम्ड एज अप्रूव्ड। ठीक, ये एक ही दफा वापस आ सकते कोशिश करें, अगली दफा वो अप्रूव हो जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, और अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे, जहां पर बल्दिया लेवल पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, आप यानी इस तरह के हल्के बना देंगे या आप उनको इख्तियारात ही नहीं दे रहे, नाम के आपने इलेक्शंस करवा दिए हैं, ऐसी पैसे का ज़िया जहां पर इख्तियार ही उनको कुछ नहीं मिल रहा कि बस उन्होंने जनाब इलेक्शन में खड़े होकर जनाब कौंसलर बन गए, मेयर बन गए, करना आपने क्या है? कुछ भी नहीं आपके पास है। आपके पास क्या सिर्फ सफाई का काम रह जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आप कर सकते, ना स्कूल, ना सेहत, ना सड़कें, ना गली, इनके पास कुछ भी कोर्ट है, ये कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में जाके जनाब जो आइन का जो आर्टिकल है जो ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए जाए ताकि कानूनी माली और अख्तियारात जो है उसको निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, तो ये उस हिसाब से उसको बताएं कि जनाब ये उस पर पूरा नहीं उतरते जी, कोर्ट फैसला कर ले। लेकिन मेरी जाती राय यही है कि जनाब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया जो पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में नहीं कर रही बिलो लेजिस्लेशन के हवाले से, जो इन्होंने यहाँ पर कर दिया जी। वहाँ पर भी इसी तरह 2 नंबरी हो रही है वो यहाँ। और दूसरी बात जो मैं बाबा डॉगर साहब, वो जो अलीमीन गड्डापुर साहब ने बात की है गुज़िश्ता रोज़, वो जो उन्होंने कहा कि बल्दियात की वजारत तो हमारे पास है और फंड्स तो हमने देने हैं। मैं देखता हूँ कि कोई मुखालफ पार्टी का बंदा अगर जीत कर आ भी गया तो देखेंगे कैसे वो दफ्तर में दाखिल होगा। सर तो ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच है तो जमातें तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस जमातें करार देती है, उनको तो फाशिस्ट जमातें ये करार देते हैं। खुद अगर ये इस तरह का रवैया रखे तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि जहां उनकी गवर्नमेंट है वो इनके साथ क्या करेंगे? अच्छा चले, मैं गुलाम मुद्दा था, एक मिनट ठहरे, एक और मिसाल है कि वहाँ पर एमकेएम की गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट में थी, वो रोला डाल रहे थे जी कि हमें इख्तियारात नहीं दिए, हमें सिंध गवर्नमेंट ने इख्तियारात नहीं दिए, और वहाँ पर पीटीआई चैंपियन बनी हुई थी इख्तियारात की कि जनाब उनको इख्तियारात दिए जाएं, उनको पैसे दिए जाएं, फंड दिए जाएं, डेवलपमेंट में उनका शेयर दिया जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो लाहौर में जो मेयर थे वो तो नून लीग के थे, इन्होंने आते सारी उनके सारे फंड रोक लिए, इसके बाद इन्होंने उन सबको रिमूव कर दिया, वो मामला कोर्ट्स में चला गया, बार बार कोर्ट्स के कहने के बावजूद ये उनको बहाल नहीं कर रहे थे। जब कोर्ट ने कहा कि ना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे सीएम पर, तो इन्होंने उनको फिर बहाल कर दिया। बहाल करने के बावजूद मुझे बता दें कि मेयर लाहौर के पास कौन सा ऐसा अख्तियार है, ना उसके पास कोई माली अख्तियार है, ना उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार है, ना उसके पास कोई लेजिस्लेटिव अख्तियार है, बिल्कुल वो फारिग वेले बैठे हुए हैं और 31 दिसंबर को वो वैसे डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये पीटीआई ने कौन सी ऐसी प्रेसिडेंट छोड़ी है कि हम पे पार्टी को रगड़ा लगाएं कि जनाब ये गलत कर रहे हैं? सर वो भी वही बात है कि वो जा सकते हैं अदालत में। अब सर ये है जो आर्टिकल 140 है वो है जी 140A लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, ईच प्रोविंस शैल by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments। अब इसमें तो गुलाम साहब जो बाबर साहब ने बात की बड़ी वाज़े, माशाल्लाह हफ्ज़ा आपका बड़ा ज़बरदस्त है, आपने जो लफ्ज़ बोले थे वही हैं कि उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उनको डिवॉल्व करनी होगी। तो जब आप इस सिस्टम ही नहीं ऐसा लाएंगे तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप खिलाफवर्जी करेंगे, जिसमें ना उनको पॉलिटिकली आप एम्पावर कर रहे हैं, ना फाइनेंशियली कर रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कर रहे हैं, तो उनको तो आपने एक ऐसी डमी के तौर पे बिठा दिया हुआ है। फिर गुलाम रज़ा साहब आप अगर बाकी तमाम चीज़ों को भी देखें, ये इस मौजूदा गवर्नमेंट में आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो डे बाई डे वायलेट किया जा रहा है। कभी इंसानी हकूक़ के ऊपर देख लें, कभी आप अक़लियतों के ऊपर देख लें, कभी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से देख लें, जिस तरफ भी आप नज़र मारेंगे आपको जिसका जितना जहाँ पे जितना ज़ोर चल रहा है वो अपनी खुद तशरीह कर रहा है
वो तालीम के हवाले से आप देखें तो ख़ुद तशरीह की जा रही है, सेहत के हवाले से ख़ुद तशरीह की जा रही है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ख़ुद तशरीह की जा रही है। मुझे तो सर ये लगता है पाकिस्तान के हवाले से ख़ुद तशरीह की जा रही है। मुझे तो ये भी लगता है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये एक ना इजारादारी जब बन जाती है, उसको जमात कहें, शख्सियात कहें, ख़ानदान कहें, वडेराइज़म या अशराफिया या फ्यूडलिज़म या कारोबार के तौर पर सरमायादार आप देख लें जो हम देखते हैं, तो वो फिर चाहते नहीं है कि लोकल लेवल से कोई आगे आ सके, लोकल गवर्नमेंट से नहीं। हम देखते हैं कि दुनिया भर में वो फिर एक आम आदमी भी गली मोहल्ले से उठकर, एक कौंसिल लेवल से उठकर अगर परफॉर्म करता है तो फिर वो शहर तक आता है, शहर से वो यानी जिसको आप हमारे यहाँ सूबा कहेंगे या उसके बाद विफाक कहेंगे, पूरे मुल्क में आ सकता है। वो आने नहीं देते, वो सिर्फ सबको महकूम रखेंगे, जी हम जिसको कह देंगे कोई हमारी तरफ से होगा तो वही, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता। ये भी शायद मेंटेलिटी है हमारी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी चेयरमैन नैब सामने आए। इससे पहले होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए कि जनाब अरबों रुपया जो कहा जाता है रिकवर हुआ, वो कहाँ गया कुछ समझ नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी एक मामला है। फिर चेयरमैन नैब की तैनाती किस तरह से होनी है, वो भी अभी मामला हल तलब है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गुलाम साहब, आज क्या हुआ है पेशी में? चेयरमैन नैब ने कुछ बातें भी मीडिया के लोगों से की कि जी ज़बरदस्त एहतसाब, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आज बातचीत की है जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने बतौर चेयरमैन, और सवालात उनसे सहाफ़ियों ने काफ़ी किए, जिसमें ये भी था कि आप हुकूमती अरकान को जो हैं वो एहतसाब उनका नहीं करते और उनको नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो नहीं है। और दूसरा परवेज़ खट्टक साहब वज़ीर दफ़ा हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला है। और दीगर भी जो सवालात थे वही जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देती है, तकरीबन उसी तरह के जवाबात जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने दिए। तो ये सर चोट लगा देते हैं आप बातों बातों गुलाम साहब। अच्छा खैर, जी जी तो अच्छा। वही सूरत हाल थी सारी उनकी, लेकिन वो वाज़ेह उनके पास वो जिस तरह एहतसाब होता हुआ नज़र आना चाहिए। शायद खान अब्बासी साहब के हवाले से सवाल हुआ कि वो आपको कहते हैं कि आप डेली वेजर हैं। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बंदे के तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है जो नैब का मुल्ज़म हो। सही। तो वो बात हमें समझ आती कि वो हर पेशी के ऊपर बरमला शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि यार ये कोई रेफरेंस लाओ, कोई सवाल करो, कोई जवाब करो। तो वो जज को भी कहते हैं, वो नैब को भी कहते हैं, लेकिन उनके सामने सब भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं और उनको कोई ना कोई सबूत, ना कोई लेना ना देना, बल्कि कई दफ़ा तो मेरे ख्याल में जो कैशमेंट तक बात जो है वो पहुंच चुकी है कि इनको अब निकाल दिया जाए इनका नाम। तो साफ नज़र आता है कि ये सियासी वाबस्तगियों के तौर पे ये काम होते रहे हैं नैब में, और जितनी बरकैफ वो कर सकते थे कि अब तो प्रोसेस आप जानते हैं कि शुरू हो चुका है नए चेयरमैन की तकर्री का। और बाबर डोगर साहब के दोस्त जो हैं वो उनका नाम बड़ा फेवरेट है। अच्छा। इनके बड़े प्यारे दोस्त हैं। हाँ जी, उनका नाम फेवरेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में है, लेकिन होगा कमेटी के ज़रिए से। अच्छा। इससे पहले तो चांसेस नहीं हैं कि वज़ीर आज़म और जो कौन से दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, नहीं इनको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं उनको, और ये बहुत प्यार है इनका, हमेशा से रहा है उनके साथ। अच्छा। तो वो हाँ, उनका नाम जो है वो आएगा, लेकिन वो ज़ाहिर है उसकी स्टेज काफ़ी अभी दूर है। अच्छा। क्योंकि फ्रूटफुल कंसल्टेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर वो अभी होनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी फ्रूटफुल होगी, तो फिर स्पीकर को कमेटी कायम करनी होगी जिसमें 12 अरकान होंगे, 1/3 सेनेट से होंगे। वैसे तो कई नाम आएंगे। बाबर साहब आपके किसी दोस्त का भी उसमें शामिल है जी, देख लें आप, गुलाम साहब कह रहे हैं सर अभी तो जब आएगा टॉप ऑफ द लिस्ट है दोस्त का नाम। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट तो मेजर आजम सुलेमान होंगे। नहीं पता नहीं सर, वो बता नहीं रहे गुलाम साहब, आप बता नहीं रहे नाम।
बिल्कुल। अब जो भी बन गया आप यही तो कह देंगे यही दोस्त है, यही दोस्त है। फिर मैंने एक दफ़ा मैंने एक दफ़ा मेरे साथ से पूछा कि जी सुना है आपका नाम नैब के लिए रेफर किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी जिसका नाम जो है वो मीडिया पे आ जाए वो फिर होता नहीं है। अच्छा, तो वो अभी बड़े महीने हैं, बड़ा टाइम है, तो देखें क्या बनता है। तो बहल वो एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा नाम है, अगर उनको कंसिडर किया जाता है तो बड़े बैलेंस आदमी हैं, बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि उनको मरूब नहीं किया जा सकता। वो किसी पार्टी के ज़ेरे नगर या दस्ते नगर रह के काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो उसामा साहब जब दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो सबको हमने एक ही तरह से देखा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अभी सोच रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जरदारी फैमिली है, चाहे वो शरीफ फैमिली है, चाहे खाकान अब्बासी हैं, चाहे एहसन इकबाल हैं, चाहे वो मेरा मतलब है कि नून लीग की जितनी भी लीडरशिप है, आपको कोई याद है कि कोई जेल में होगा? मेरा नहीं ख्याल कोई जेल में है। इसी तरह से पी पार्टी के अब वो स्पीकर को अब पकड़ा गया, अदरवाइज पी पार्टी की भी सारी क़यादत छूट गई है। तो ये ज़रा मेहरबानी फरमा दें कि कितनों से कितने पैसे निकलवाए, कितने पैसे जो अरबों खरबों रुपए के चार्जेस थे, ये जो बाबा कहते थे कि वो लोग जो स्कूटर पे आए थे आज वो खरबपति हैं और उनके पैसे निकलवाए जाएंगे, कितने पैसे निकलवाए। और मुझे ये भी डिटेल, अगर मेरा ख्याल है कि पीएसी को ये भी डिटेल मांगनी चाहिए कि ये शरीफ ख़ानदान के ये जो गैर मुल्की एसेट थे उसको निकालने के लिए जितने लोगों ने बाहर विजिट किया, जितने वकीलों को हायर किया गया, जितनी एफर्ट की गई, उस पर ख़र्चा कितना आया। इनको जो मेरा मतलब है यहाँ से शिबाशी को बाय एयर इस्लामाबाद लेके जाते थे, उसको वापस लेके आते थे, यहाँ से जनाब टीमें कभी उधर जाती थी, उस पर खर्चा टोटल कितना आया। अच्छा। और अभी तक शरीफ खानदान से रिकवरी कितनी हुई है, इसकी भी डिटेल दे देते तो सर मौजूदा चेयरमैन नैब से पहले देख लें आप और इनसे कंपेयर कर लें। चलें छोड़ दें बाकी बातें, जो चौधरी साहब उनका दौर भी देख लें, इनका भी देख लें। जी गुलाम साहब, एक ही बात बाबा डोगर साहब, सिर्फ एक ही बात चेक कर लें कि 180-90 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत के पास आना था, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इट मीन्स कि 180-90 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो गया, और उस बंदे को वो जो लंदन से आना था 380 अरब रुपये का उस बंदे को फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसको वो पैसे तो वहाँ रोक लिए गए थे और यहाँ पे इन्होंने पे करने थे, वो पैसे इधर ट्रांसफर हो गए, तो उनको तो सर टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मुझे ये बता दें आप दोनों सर, इनसे पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से पहले कमर ज़मान चौधरी साहब होते थे, उससे पहले भी एहतसाब का नवाज शरीफ साहब के दौर से शुरू हुआ है, फिर हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देखा। किस दौर में बड़ी कोई आला रिकवरी हो गई है? क्या नवाज शरीफ साहब ने की? परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो एनआरओ हो गया था, उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब आए वो तो कहते थे जी करप्शन पकड़ने जाएंगे तो मुल्क तरक्की ही नहीं कर सकता, उसको छोड़ दें। तो कौन सा दौर हम कह सकते हैं जहां किसी का एहतसाब हुआ है किसी बड़े का? गुलाम रज़ा साहब जल्दी से। सर किसी भी बड़े का एहतसाब जिस तरह से होना चाहिए था, बड़े मगरमच्छों का, बड़ी मछलियों का नहीं हुआ। कोई गरीब ऑफिसर, कोई ऐसा बंदा जो इनके काबू आ गया, उसको इन्होंने फुल रगड़ा दे दिया। ये है एहतसाब पाकिस्तान का किसी सियासतदान का, जिसको हम एहतसाब कह सकते हैं। सर वो तो कहते हैं अरबों रुपए की रिकवरी हुई, गरीब से तो नहीं अरबों रुपए की रिकवरी होती ना सर, करोड़ों की भी नहीं होती। बात ये कमजोर बंदे की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल तो अरबों रुपए वाला कमजोर है सर, नैब हमेशा मतलब अरबों वाले कमजोर भी होते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जो नैब का कंसेप्ट था ना, वो तकरीबन इनके दौर में तो मैंने नहीं देखा कि नैब में मैंने कोई इंडिपेंडेंस नहीं देखी, कोई ऑटोनॉमी नहीं देखी। ये भी बस कठपुतली ही ज़्यादा रहे हैं। चलिए जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हेडलाइंस भी देख सकेंगे। अभी बड़ी कंट्रोवर्सीज होनी है चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, अभी अपोजिशन में बड़ा शोर मचाना है, तो आने वाले दिनों में हम इस बात को भी शामिल करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।